क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें आज हम देखेंगे बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनाइड, क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका के समान व्यवहार। पिछले चैप्टर में, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड, हमने इसके पीछे के चैप्टर में पढ़ा है कि यदि कोई करंट लूप है, अब वो करंट लूप धारावाही चालक एक करंट लूप है, धारावाही यहां पे लूप है। इस धारावाही लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, वो N I इंटू ए होता है। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहां पे M जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, चुंबकीय आघूर्ण को दर्शाता है। N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, I इलेक्ट्रिक करंट है, A एरिया है। हमारे कहने का मतलब ये है कि M यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण है, N करंट लूप जो धारावाही लूप है उसके फेरों की संख्या है, I उस धारावाही लूप में बहने वाली धारा है और A उस धारा लूप का क्षेत्रफल है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि M जो है चुंबकीय आघूर्ण। या पिछले चैप्टर में हमने, प्रीवियस चैप्टर में इतना ये फार्मूला डिराइव किया हुआ है। अब हम यहाँ पर अपने टॉपिक में आ जाते हैं। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनाइड, जो क्षण चुंबक होता है एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो क्षण चुंबक है, आप किसी बार मैग्नेट का, यदि यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इस तरह से किसी बार मैग्नेट का क्षण चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड होता है, जस्ट लाइक बटरफ्लाई डायग्राम। इस तरह से एक तितली के समरूप यहाँ पे बनता है। यह है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद हमने धारावाही परिनालिका दिया था। तो धारावाही जो परिनालिका है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, इसका भी यदि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो आपको यहाँ पर ये इसका भी मैग्नेटिक फील्ड, यदि यहाँ पे ये N पोल है और ये S पोल है, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड आपको सेम इसी तरह से मिलेगा। जैसे यहाँ पे तो एक दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट जस्ट रिजेंबल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनाइड। एक परिनालिका या सोलेनाइड का ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और दंड चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बार मैग्नेट का, वो पूरी तरह से समरूप होता है, समान होता है। इसलिए यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनाइड। मतलब ये है कि यदि हम बार मैग्नेट को इस तरह से कट करें, यहाँ पे इसके एक हिस्से को कट करें, यहाँ पे इस हिस्से को यहाँ पे हम कट करके निकालें सोलेनाइड के, तो आपको यहाँ पर एक सर्कुलर लूप इसका कट के बाहर आएगा। इस तरह का एक सर्कुलर लूप आपको यहाँ पे मिलेगा। ये वो सर्कुलर लूप है जो कट के यहाँ पे एक, इसको सीधा इस तरह से ये काट के और ये कटा हुआ भाग यहाँ से बीच से इस तरह से निकालेंगे तो ऐसा ये पार्ट निकल के आएगा। ठीक यहाँ पर बार मैग्नेट में भी यही स्थिति होगी। इसको हम यहाँ पे ऐसे काट देंगे तो यहाँ पे कटा हुआ जो पार्ट है इस जगह का, वो भी अप्रॉक्स इसी तरह का मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बार मैग्नेट का ये जो छोटा सा हिस्सा हम काट के निकालेंगे, वो एक करंट लूप के सेम एज करंट लूप, एक करंट सर्कुलर करंट लूप की तरह वृत्तीय धारावाही, जैसे इसका
सर्कुलर करंट लूप ये सोलेनाइड का है, फ्रॉम सोलेनाइड से लिया गया है, परिनालिका से जो ये निकाला गया है, और ऊपर जो है यहाँ पे चुंबक से निकाला जाएगा, दोनों में समानता है। तो पूरी तरह से सोलेनाइड और बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी में यहाँ पे सिमिलरिटी मिल रही है। मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हम देखें, चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर देखें, तो दंड चुंबक का जो व्यवहार है वो परिनालिका के पूरी तरह से अनुरूप है। अब यदि हम यहाँ पे ये जो निकला हुआ भाग है, इसमें मैग्नेट से जो हमने काट के बहुत छोटा सा हिस्सा बनाया है, यहाँ से निकाला है इसको सीधा काट के और इससे निकाला है, यदि हम इसमें करंट फ्लो करके और विद्युत धारा प्रवाहित करके इसके चुंबकीय क्षेत्र को एक चुंबकीय सुई के द्वारा, मैग्नेटिक नीडल के द्वारा हम यहाँ पे इसके मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करें, तो आपको इस तरह का ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिलेगा। ठीक ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर भी मिलेगा, इसमें भी मिल जाएगा। मतलब यह है कि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में आप पूरी तरह से आप सिमिलरिटी देख रहे हैं, दोनों के चुंबकीय क्षेत्र में पूरी तरह से समानता आपको मिलेगी, चाहे वो सोलेनाइड हो, परिनालिका हो या बार मैग्नेट हो, दंड चुंबक हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सोलेनाइड से निकले हुए छोटे से हिस्से के द्वारा हम इसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट किसी मैग्नेट का निकालेंगे और इससे कंपैरिजन करेंगे। मतलब हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अब हम इसके एक छोटे से करंट एलिमेंट को ले करके, धारा अल्पांश को ले करके, और हम इसके मैग्नेटिक मोमेंट की गणना करेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पे उसके मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट के लिए यहाँ पे कंपेयर कर देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक परिनालिका ले लेते हैं। परिनालिका में आई करंट फ्लो हो रही है, धारा आई बह रही है। सो आई इज अ करंट इन सोलेनाइड, परिनालिका में बहने वाली धारा है। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। ए रेडियस ऑफ सोलेनाइड है, परिनालिका की त्रिज्या है, 2l इसकी लेंथ है और आई करंट है इस पे। अब हम यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम फिर से परिनालिका को यहाँ पे बना लेते हैं। बहुत सारे फेरों की ये परिनालिका है यहाँ पे, और आप देख रहे हैं ये इसकी अक्ष हो गई, ये इसका मिड पॉइंट है O। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंट P ले लेते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। P पॉइंट इसका जो है चुंबकीय आघूर्ण, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B फाइंड करना है, चुंबकीय क्षेत्र B ज्ञात करना है। इस परिनालिका में आई धारा बह रही है, हम इसके एक छोटे से हिस्से को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। छोटे से हिस्सा, इसकी छोटी सी लंबाई हम यहाँ पे dx ले लेते हैं, छोटी सी लेंथ dx इसकी हम यहाँ पे ले लेते हैं। परिनालिका का काट के निकाल लेते हैं, जैसा इसके पहले हम बता रहे थे। ये जो dx है जहाँ पे हमने लिया है, ये यहाँ से एक सेंटर से x डिस्टेंस पर है, x दूरी पर है, और यहाँ से r दूरी पर, इससे r दूरी पर बिंदु P है। दूरी हम यहाँ से लेंगे जो हमने मूल बिंदु की तरह यहाँ पे माना हुआ है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट हम ले लिए। अब आपको ये ध्यान है कि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, a जो है इसकी एरिया है, 2l लेंथ है, और I इस पे करंट है। हम इस कटे हुए हिस्से को जब हम निकालेंगे, यहाँ पे जो छोटा सा हिस्सा यहाँ से कट के ये निकलेगा dx लेंथ का, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। हम ये dx यहाँ पे लेंथ का
या सोलेनाइड का कटा हुआ ये जो भाग है यहाँ पे आएगा कट के, यहाँ पे जो dx लेंथ का, इस लेंथ का यहाँ पे निकलेगा। आप देख रहे हैं कि ये जो है इस तरह से जस्ट ये एक रिंग के आकार का होगा। यहाँ पे ये एक सर्कुलर लूप, वृत्ताकार लूप की तरह होगा, सर्कुलर लूप यहाँ पे होगा। तो इसकी लेंथ कितनी है, dx है। तो यहाँ पे dx लंबाई का ये जो है dx, और त्रिज्या कितनी है यहाँ पे a हो जाएगी, क्योंकि परिनालिका की ये जो त्रिज्या है यहाँ पे ये स्मॉल a है, हमने ये कंसीडर किया हुआ। तो यहाँ पे चूंकि इसी का कटा हुआ हिस्सा है इसलिए यहाँ पे त्रिज्या a हो जाएगी। यहाँ पर कहीं पर P बिंदु है, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे जो P बिंदु है, हम इसको केवल हम इस हिस्से को और इस हिस्से को ले रहे हैं, बाकी शेष परिनालिका हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं सोलेनाइड को। यहाँ पे जो ये पॉइंट हमने मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको A पॉइंट मान लेते हैं, ये A पॉइंट है, और यहाँ पर कहीं पर O पॉइंट है। ये जो O पॉइंट है, ये O पॉइंट से A पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ पे x है। वहां से पूरी तरह से इसको जो है कंपेयर करना है, ये x है, और यहां से इसी x से ये जो डिस्टेंस है ये r है। हमने इसको बताया ये सर्कुलर लूप है, वृत्ताकार लूप है, धारावाही लूप है, सर्कुलर लूप, ठीक। आपको क्लियर ना दिख रहा होगा तो हम थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देते हैं इसका, यहाँ पे अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे हम P पॉइंट पर इसका मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर निकालेंगे इस लूप के कारण। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसके dl लंबाई में कितनी होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो हो जाएगा फेरों की संख्या किसमें, इस लूप में, इसमें ये हो जाएगा n इंटू dx। ये बात क्लियर हो जाएगी, इतने फेरे होंगे इसमें, क्योंकि पर यूनिट लेंथ एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इतनी है। तो dl लंबाई में, सॉरी यहाँ पे dx लिखना है, dx लंबाई में, क्योंकि ये dx है इतना, तो dx लेंथ में इस n का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पर हम देखेंगे, इसके पहले हमने आपको एक डेरिवेशन बताया था अपने पिछले लेक्चर में, एनसीईआरटी की बुक में ये 4.6 टॉपिक है, पेज नंबर 145 में हेडिंग लिखा है, इसका टाइटल है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। एक सर्कुलर करंट लूप पर, सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करके हमने आपको बताया था। बस इसी फार्मूले का हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरी कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो सर्कुलर लूप है ये इससे मैच कर रहा है, ये एक्सिस है, यहाँ पे आर है, तो ये फार्मूला पूरा यहाँ पे सेट हो जाएगा। बशर्ते ये नंबर ऑफ टर्न्स हमको यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेंगे। और इसका जो रिजल्ट आया है, आप यहाँ पे रिजल्ट को देखिए कि इसका जो रिजल्ट आया हुआ है वो रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, जो हम यहाँ से डायरेक्टली आपको लिख रहे हैं। ये रिजल्ट है v = bxi कैफ, आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 146 पर दिया हुआ है, μ0 I r² 2x² प्लस r² 3/2 एक्सपोनेंट है, आई कैप इसकी डायरेक्शन है। और ये किस कंडीशन का है, यहाँ पे हम वो कंडीशन भी जल्दी से बना देते हैं। ये यहाँ पर एक, यहाँ पे ये बना हुआ है इस तरह का ये लूप, इसकी रेडियस को यहाँ पे r कहा गया है, ये इसकी dl यहाँ पे लेंथ है, ये x यहाँ पे ये डिस्टेंस है, p पॉइंट यहाँ पे है, इधर ये x है, और यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे ये जो निकला हुआ है
वो बी है जो इस डायरेक्शन पे होगा एक्स एक्सिस में। ऐसा इस पे जो है तो यक्स ये यहाँ पे आर है और कैपिटल आर यहाँ पे रेडियस है। हम इसी फार्मूले को यहाँ पर सेट करने की कोशिश करेंगे। इस फार्मूले को पूरी तरह से यहाँ पे अपने सर्कुलर लूप के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक बात और, ये जो फार्मूला है ये सिंगल लूप के लिए है। यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आप इस लूप में और बढ़ा दें और ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कर दें, मान लेते हैं कि हमने ये n टर्न्स कर दिया, कैपिटल N टर्न्स कर दिया, n फेरों की संख्या कर दिया, तो इसमें n मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहां पे क्या करते हैं, इस फार्मूले को यहां पे dv निकालते हैं। तो आप देखेंगे यहां पे जो dv होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप dv इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये हमने म्यू नॉट लिखा, n की जगह पे हम n इंटू dx लिख रहे हैं क्योंकि हमारे लूप में यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं। तो इस n की जगह पे n इंटू dx, I करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे r रेडियस है तो हमारी रेडियस यहाँ पे a है, इसलिए हम यहाँ पे a स्क्वायर लिखेंगे। 2x डिस्टेंस है यहाँ से लूप के सेंटर से पॉइंट तक की, तो लूप के सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस आप इसमें देख रहे हैं इस डायग्राम में r माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहां पे हम करेंगे r माइनस एक्स। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। ये एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हुआ प्लस आर स्क्वायर, r इसमें रेडियस है क्योंकि ये इसका फार्मूला है, हमको इसके लिए सेट करना है। तो हमारी रेडियस यहाँ पे a है त्रिज्या, इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। आई कैप भी इसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये कंडीशन यहाँ पे हमने dv इसलिए लिया कि इस तरह के इसमें बहुत सारे लूप बनेंगे, बहुत सारे ऐसे dl dx dx ऐसे बहुत सारे बनेंगे। ये इतने में ही पूरा है और इस तरह के dx लेंथ के बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे बनेंगे, यहाँ भी बनेगा dx लेंथ का, यहाँ भी dx। तो बाद में हमको सबको इसको इकट्ठा करना पड़ेगा, इसलिए अभी हम केवल dv के फॉर्म में इसको लेकर के यहाँ पे लिख रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स इसमें हम डायरेक्टली आपको देंगे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हमारे इस सिचुएशन का जो फार्मूला है इस लूप के लिए वो ये है, ठीक। तो बाकी को ये बात क्लियर हो गई होगी, तो हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमने केवल उस फार्मूले को यहाँ पे सेट करने के लिए हमने उसका यहाँ पे बेस लिया था कि उसके आधार पे हम यहाँ पे डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड इसका जो है लूप का हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो इस पूरे का पूरे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम यहाँ पे अभी इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो डायरेक्शन हम इसकी छोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो टोटल यहाँ पे कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड माने कुल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा B, और इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसका, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन जो है इसमें केवल x वेरिएबल है, बाकी सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो x वेरिएबल है तो x टर्म को इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे समाकलन के, और बाकी x को छोड़ करके बाकी सब नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए समाकलन के बाहर कर देंगे। तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ पे ये dx वाला टर्म जो है ये पूरा, मतलब ये टर्म चूंकि इसमें dx लगा हुआ, x लगा हुआ है और इसमें x लगा हुआ है, बाकी सब ये कांस्टेंट हुआ, ये कांस्टेंट हुआ, इस तरह से सेट हो जाएगा। हमें यहाँ पे इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट यहाँ पे हमने सोलेनॉइड की टोटल लेंथ को 2l माना है। 2l क्यों माना है? क्योंकि इसका यहाँ पे मूल बिंदु यहाँ पे है ओरिजिन, तो इधर की तरफ l और इधर की तरफ l।
तो यहाँ पे मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से इधर की तरफ यल, ये माइनस यल हुआ, इधर की तरफ यल प्लस यल हुआ। ठीक, तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे लगाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इस फार्मूले से यहाँ पे निकलेगा मैग्नेटिक मोमेंट इसका पूरे सोलेनॉइड के एक्सिस पर, किसी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ये होगा। समाकलन इंटीग्रेशन यहाँ पे इतना इजी नहीं है, आगे जब आपको कंडीशन दी जाएगी तो उसको सॉल्व करेंगे यहाँ से इसके बाद। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला हुआ, एनसीईआरटी में यहीं तक सॉल्व है, इसलिए हम भी इसको यहीं पर रोक रहे हैं। आगे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई टर्म में, सरल टर्म में लेकर के थोड़ा सा आगे और हम हल करने की कोशिश करेंगे कुछ सिंपल फॉर्म में। तो चलिए हम उसको आगे सिंपल करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन एडॉप्ट करते हैं। कंडीशन में हम ये देखेंगे, क्या मानेंगे, एक कंडीशन लेंगे कि परिनालिका जो है वो बहुत पतली है, त्रिज्या भी बहुत कम है और पी पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर है। इसके मिड पॉइंट से ले लेते हैं ओ, यहाँ से ये जो है ये सीधा आर डिस्टेंस है, एक्स को हमने ख़त्म किया। यहाँ पे इस पे जो इसकी रेडियस स्मॉल ए है और इसकी जो लेंथ है 2l, ये बहुत कम है। हमारे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि r की जो वैल्यू है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि r इज़ वेरी ग्रेटर दैन l एंड r इज़ वेरी ग्रेटर दैन a। ये है कंडीशन। यहाँ पे जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे उस पॉइंट की जो दूरी है, डिस्टेंस है, इसकी लेंथ और इसकी रेडियस, इसकी लंबाई और त्रिज्या की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो r के रिस्पेक्ट में जब r आएगा, r के साथ l और a जब प्लस या माइनस होंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी कंडीशन पे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में इसके r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये क्या हो जाएगा इस कंडीशन के आधार पर। यहाँ पे r के कंपेयर में x और a छोड़ देना है। r के साथ यदि x और a प्लस या माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पे छोड़ देना है, ये कंडीशन ये कह रही है। तो यहाँ पे आप x को छोड़ दीजिए, a को छोड़ दीजिए, तो आपको मिलेगा r स्क्वायर, यहाँ r मिलेगा, ये स्क्वायर मिलेगा तो r स्क्वायर होगा, तो r स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर 3/2, तो मतलब यहाँ पे r³ आपको लगभग ये वैल्यू दे देगा। तो ये हमारा इस ऐसी कंडीशन एडॉप्ट करने से ये हमारा सिंप्लीफाई होगा, r³ हो गया। और r यहाँ पे डिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट है, साथ में ये डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट भी है, नियत भी है, नियत है, दूरी फिक्स करके हमने रखा है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में हम अब इसमें हम थर्ड इक्वेशन को लेंगे। तो हमने जो b लिया है यहाँ पे μ0 ni² आप यहाँ पे देखिए l और प्लस l लोअर लिमिट है, माइनस l अपर लिमिट, dx अपॉन r³ हो जाएगा। ये r³ यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए ये निकल के यहाँ से बाहर आ जाएगा, और क्योंकि कांस्टेंट हो गया, ये हमने बताया ना कि नियत है, दूरी को हमें नहीं बदलना है, तो ये r यहाँ से हट के r³ यहाँ आ गया, बाहर हो गया इंटीग्रेशन पार्ट से। अब हम इतने को इजीली इंटीग्रेट करेंगे, तो dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगाएंगे l, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा 2l। तो आप यहाँ पे देखेंगे v इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिलेगा μ0 ni² 2r³ और यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे ये x हो जाएगा,
यल और माइनस यल लिमिट लगेगी, फिर यहाँ पे अपर लिमिट x के प्लेस पे और लोअर लिमिट लगाएंगे तो यल माइनस माइनस यल ऐसा हो जाएगा। फाइनली ये जो है 2l हो गया, तो यहाँ पे 2l आ गया। तो ये इतना जो है यहाँ पे इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब इंटीग्रेट करने के बाद हम इस पे कुछ और कंडीशन लगाते हैं। यदि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट यम है, यम इज अ मैग्नेटिक में, जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने स्टार्ट में कंसीडर किया था, तो यम इक्वल टू होता है यन। यहां पर आप देखिए यन कितना था, यन इक्वल टू यहां पे आपको लेना है यन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ये कुल, तो यहां पे कुल फेरे कितने होंगे, एकांक लंबाई में यन फेरे हैं और लंबाई 2l है, तो यन इंटू 2l कैपिटल यन के प्लेस पे हो जाएगा, क्योंकि यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन, तो टोटल लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे। आई के प्लेस पे आई है और ए के प्लेस पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे इस कंडीशन पे जो हमने अभी ये निकाला है, यहां पे यम की वैल्यू इतनी बनेगी, तो हमने ये जो सेकेंड या थर्ड इक्वेशन अभी निकाला है इस पे हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद प्रतिस्थापित करने के बाद थर्ड इक्वेशन बनेगा v इक्वल टू, यहां पे आप देखें म्यू नॉट, आपको यहां पे चाहिए n इंटू 2l, तो आप यहां पे देखिए n इंटू 2l ये मिला, n और 2l इतना हो गया, i मिल गया, ए स्क्वायर पाई नहीं है, तो यहां पे हम पाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पाई का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेंगे, तो हम इसको लिख देंगे, यहां पे हम इसको लिख रहे हैं इस फार्मूले को, म्यू नॉट पाई हमने मल्टीप्लाई कर लिया, n इंटू 2l, ये n और 2l मिल गया, i ऑलरेडी है यहाँ पे, ये पाई को हमने मल्टीप्लाई किया है तो पाई आर ए स्क्वायर, पाई मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो पाई को नीचे भी रखना पड़ेगा, तो 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इतनी पूरी वैल्यू यहाँ पे यम हो जाएगी। आर वी इक्वल टू म्यू नॉट एम अपॉन 2 पाई आर क्यूब। 2 को हम ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा म्यू नॉट 2m, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, गुणा भाग किया, जब ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी करेंगे, तो 4 पाई आर क्यूब। ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट जो सोलेनाइड से निकला। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द शॉर्ट एंड थिन सोलेनाइड है, तो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ये है, सो दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ शॉर्ट एंड थिन सोलेनाइड है। किसी पतले और छोटे परिनालिका के अक्ष के किसी बिंदु पर यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, और यही होता है किसी दंड चुंबक के अक्ष का चुंबकीय आघूर्ण, मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और यम है चुंबकीय आघूर्ण। तो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, नॉट मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र है, और यही दंड चुंबक का भी बिल्कुल सेम यही होता है। इस तरह से यदि हमने स्टार्ट में आपको ये डिस्कस करके बताया कि यदि सोलेनाइड का परिनालिका का और दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में समानता है तो इनके सूत्रों में, फार्मूले में भी पूरी तरह से समानता रहेगी। हमने यहाँ तक अभी ये प्रूव किया। सो हैव अ गुड डे, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।